चलिए देखिए, हमने वर्ग 10वीं का सभी चैप्टर का वीडियो डाल चुका है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो पहले देख लीजिए छोटे। और आज मैं लाया हूं वर्ग 10वीं का गद्य खंड का हिंदी का एक और चैप्टर जिसका नाम है जीत जीत मैं निरखत हूं, और जिसका जो साक्षात्कार है और वो साक्षात्कार लिखा गया पंडित बिरजू महाराज के द्वारा। अब इसमें समझेंगे क्या है क्या नहीं है। अब सबसे पहले समझ लीजिए गद्य खंड का है। गद्य खंड मतलब कहानी वाले खंड हिंदी का है और वर्ग 10वीं का है। इसमें से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं और मैं इस कहानी का आपको एक सारांश रूप में बताता हूं और आपको 100% आपको सुनिएगा ध्यान से शुरू से अंत तक, तो पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा और इसमें कोई क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं है, आप सुन के उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम क्या बताते हैं, पहले सुनेंगे। ठीक है, ये चैप्टर है जिसका नाम है जीत जीत मैं निरखत हूं। मतलब ये कहा गया है कि जब पंडित बिरजू महाराज की जब जब जीत हुआ तो ये निरख है। निरखना माने खुश होना। मतलब हमारे देहात में कभी कभी कहा था कि देखना फलना बड़ा निरखित होता है ना, ऐसी बात है। मैंने निरखना मैंने कहा रहता है कि इससे खुश होना। कोई आदमी अगर अब कभी कभी जब हम भी छोटे थे, अब तो भाई बात अलग है, जब छोटे थे और पापा कभी जब बाजार गए ना, बाजार से कभी 4 गो समोसा लेके आए ना, और जब देखी कि 4 गो समोसा तो मन एकदम निरखता था, बड़ा सुगंधित है कि ना बात। और सबका होता है, बचपना होता है, आपको भी होता होगा। ऐसा थोड़ी बात है कि आपको नहीं आता होगा। जैसे आज आप क्या करते होंगे, जब नए कपड़ा खरीदते होंगे ना तो उससे बड़ा पहले उसे एकदम प्रेस करते होंगे, उसे किसी को छूने नहीं देते होंगे, ताकि ऐसा ना कि हो सकता है ये गड़बड़ा देगा। और इतना सुंदर तरीका से उसको रखते हैं कि मत कहिए, और उसी को कहते हैं निरखना। तो कह रहे ये सब अपने अपने रूप में निरखता है। और यहाँ निरखा जा रहा है कि जब ये जीत इनकी होती थी तब ये निरखते थे। और ये जो कहानी की विधा है जो साक्षात्कार विधा है। साक्षात्कार मतलब कहें तो आपको साफ समझाने के लिए इंटरव्यू। इंटरव्यू के मतलब समझते होंगे, जब कोई व्यक्ति दूसरे से इंटरव्यू लेता है तो उसको कहते हैं कि साक्षात्कार कर रहा है। मतलब वो व्यक्ति अपने बारे में सही सही बता रहा है, उसी को कहते हैं साक्षात्कार। और यहाँ पे भी साक्षात्कार के रूप में पंडित बिरजू महाराज जी हैं और इन्हें इनकी इंटरव्यू ले रही एक लड़की है जिसका नाम है रश्मि वाजपेयी। ये रश्मि वाजपेयी कौन है क्या नहीं है, इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको सब पता चलेगा और समझ में आएगा। ठीक है, क्या है इनकी जीवनी, कैसे ये क्या हुए, इनके बारे में सुनना। कहता है कि जब पंडित बिरजू महाराज का जन्म, सॉरी कलकत्ता मैंने लिख दिया, पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में जब इनका जन्म हुआ तो लखनऊ में जन्म हुआ था रईस खानदानों में। रईस खानदान मतलब कहने का मकसद है कि वहां इनका जन्म जिस मोहल्ला में हुआ वो सब मोहल्ले के लोग एकदम बढ़े चढ़े थे, अच्छे थे, काफी सुविधाएं थे। आपने देखा भी होगा मोहल्लों में कई कई ऐसे भी मोहल्ले होते हैं या शहरों में ऐसे मोहल्ले होते हैं जहां एकदम झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग होते हैं, वहां कोई व्यवस्था नहीं होता है। लेकिन यहाँ की बात है, यहाँ काफी व्यवस्था था जहां इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पिताजी जो थे वो कथक नृत्य के लिए जाने जाते थे। कथक नृत्य एक नृत्य है, ये कथक नृत्य। और ये नृत्य में पंडित बिरजू महाराज के पिताजी प्रवीण थे, मतलब अच्छे खासे जानते थे। और जिस मोहल्ला में ये रहते थे, पंडित बिरजू महाराज का जिस मोहल्ला में जन्म हुआ था, तो इनके पिताजी जो कथक नृत्य थे और जो मोहल्ला में जो लोग रहता था वो सब कथक नृत्य को ही करता था और वो अपने कमाई का साधन बनाया था। अब क्या है आगे देखेंगे। ये तो बात ठीक है कि कथक नृत्य करता था और अपने जीवनी को चलाता था। अब क्या हुआ, पहले के जो राजा जो थे ना, पहले के राजा क्या थे, मनोरंजन के लिए अपने अपने दरबार में अच्छे मनोरंजन के लिए अपने दरबार में अच्छे वैसे लोग को रखते थे जो गाना गाता हो, जो सुनता हो और सुनने के साथ साथ जो ढोलक बजाता हो, ये सब करने वाले लोगों को अपने दरबार में रखता था पहले के राजा। अब क्या हुआ, जब पहले के राजा जब रखते थे तो इनके पिताजी भी जो थे जो कथक नृत्य के थे और ये भी रहते थे लखनऊ से सटे कुछ दूरी पर, ये ज्यादा नहीं कहो 2 मील की दूरी कह दो, 3200 मीटर की मान के चलो, 2 मील की दूरी पर एक जगह था जिसका नाम था रामपुर। और रामपुर में एक नवाब रहते थे। नवाब कहे मतलब राजा का भी राजा, उसको कहेंगे नवाब।
समझ में आया बात? और यही रामपुर के नवाब के यहाँ पंडित बिरजू महाराज के पिताजी नवाब को मनोरंजन के लिए कथक नृत्य करने के लिए वही रहते थे छोटे। ठीक है, तो बात ठीक था कि वो रहते थे, अपनी जीवनी को उसी पे चलाते थे। राजा मनोरंजन जब होता था तो राजा जो कुछ देता था वो उसे रखते थे और अपने जीवन उसी से पालते थे। जब इनका जन्म हुआ तो ये रामपुर में काम करते थे पंडित बिरजू महाराज के पिताजी। तो क्या हुआ कि जब पंडित बिरजू महाराज के पिताजी रामपुर जब काम करने जाते थे, जब मनोरंजन के लिए जाते थे, तो जब ये छोटे थे तो इन्हें इतना टास्क देकर जाते थे, टास्क कहें तो HW, जिसको होमवर्क के रूप में कहते हैं, इतना होमवर्क देके जाते थे कि उनका कथन होता था कि जब तक मैं आऊंगा तब तक तुम्हें ये करते रहना है, ये होता था। और जब ये कहकर चले जाते थे तो पंडित बिरजू महाराज भी थे, एक अच्छे प्रभावशाली व्यक्ति थे, ये भी पढ़ने लिखने वाले ही थे, छोटा तो थे लेकिन इनके दिमाग में बहुत बुद्धि थी। और ये भी क्या करते थे, जब पिताजी चले जाते थे तो जितने होमवर्क मिलता था अपनी माँ की सहायता से, माँ उसे हेल्प करते थे और माँ उसे मदद कर करके ये सारे पंडित बिरजू महाराज सारे होमवर्क को पूरा कर लेते थे। जो 7 दिन का टास्क है उसको 2 दिन में पूरा 3 दिन में कर लेते थे। किसके सारे मिलकर? माता जी को मिलकर। इन्होंने माता जी को अपने सबसे पहला गुरु माना है। अब क्या हुआ, ये तो ठीक था। और जब रामपुर से जब लौटते थे लखनऊ, घर आते थे इनके पिताजी, तब इनसे पूछते थे कि तुम्हारा होमवर्क, तो इन्हें साफ दिखाते थे मैंने होमवर्क पूरा कर लिया। और तब करवाते थे, क्या करवाते थे ये, तब ये क्या करवाते थे, तब ये जब यहाँ आते थे तो अब क्या कर, जब देखते थे कि होमवर्क पूरा है तो इन्हें अपने अनुसार कथक नृत्य करवाना शुरू कर दिया। मतलब कथक नृत्य इतना करवाते थे कि इनके शरीर से पसीना निकल जाता था, फिर भी इन्हें रुकने के लिए नहीं कहते थे। तो कभी कभी क्या होता था कि जब पसीना निकलने लगता था तो जब माँ देखती थी तो कहती थी, माँ कहती थी कि अब कितना करेगा, बेचारा थक गया, क्योंकि छोटा था, बच्चा था। और कोई भी व्यक्ति काम भर ना काम करे, अब सुबह से शाम तक काम करे, अब रात के भी कोई काम करना करे तो ये ठीक नहीं रहे। और ये बेचारे छोटे थे और ऐसे करके इनके माताजी अपने पिताजी से इन्हें छुड़ाते थे। ये तो ठीक था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीत रहा था, कथक नृत्य भी करने में धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहे थे और ये अपने पिताजी के द्वारा इन्हें बताया जा रहा था। पसीना खूब निकलवाते थे और इन्हें सिखाते थे। अब इनकी उम्र थोड़ा बड़ा हुआ, अब ये सोचे कि मैं इसे पढ़ने के लिए यहाँ से ले जाता हूँ, घूमने के लिए कहो रामपुर में लेके जाता हूँ नवाब के यहाँ। पंडित बिरजू महाराज को उनके पिताजी ने रामपुर ले गया और जब रामपुर ले गया तो रामपुर ले गया तो वहां नवाब के यहाँ ले गया। और जब वहां नवाब के वहां ले गया तो नवाब इनसे पूछते हैं कि तुम क्या करते हो। तब ये कहते हैं कि मैं नाचता हूँ। पंडित बिरजू महाराज कहते हैं कि मैं नाचता हूँ। ये तो बात ठीक था कि इन्होंने कहा कि मैं नाचता हूँ। अब इनके द्वारा जब ये कहा गया नाचता हूँ तो नवाब कहते हैं कि नाचते हो। इन्होंने बोला हाँ नाचता हूँ, तो जरा नाच के दिखाओ। इन्होंने ऐसा नाचा कि उनके मन प्रसन्न हो गए। राजा का मन इतना प्रसन्न हो गया, रामपुर के नवाब का मन इतना प्रसन्न हो गया कि रामपुर के नवाब ने कहा कि आज से ये लड़का अब हमारे दरबार में रहेगा और इस दरबार में इसकी जितनी भी खर्चा होगी वो राजकोष से दिया जाएगा, मतलब राजा के तरफ से दिया जाएगा। अब बेचारे अब तो ये फेर में फंस गए बिरजू महाराज के पिताजी। उन्होंने तो सोचा था कि मैं अपने बच्चों को लाया हूँ, इसे कुछ घुमाऊंगा, ये अभी पढ़ने खाने वाला उम्र है और ये अब किसी के दूसरे के दरबार में रहेंगे, मैं पाला पोसा हूँ, तो भाई ये तो सही नहीं है। लेकिन सोच तो लिए, लेकिन ये कह नहीं सकते थे क्योंकि ये नवाब था और भाई नवाब की बात कौन नहीं मान सकता है, नवाब था। अब ये कह नहीं, लेकिन मन ही मन इन्होंने सोचा कि हे भगवान, अगर हमारे पुत्र को यहाँ से छुटकारा मिल जाए तो मैं बजरंग बली को 1.25 रुपए की लड्डू चढ़ाऊंगा। मन में इन्होंने मन्नतें मांगी बजरंग बली से। अब बेचारे ये सोच रहे थे कि कब छूट जाए, ये तो ठीक था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, समय बीतता गया और जब ये नृत्य सीखने लगे वहां पंडित बिरजू महाराज नवाब के यहाँ, तो अब ये नृत्य में तालीम हो गए।
तालीम कहने का मकसद है कि एकदम इन्होंने पूरी अच्छे तरीके से सीख लिया। जब ये सीख लिए, तालीम हो लिए, तब क्या होता है, राजा ने इन्हें घर जाने को आदेश दिया कि अब आप घर जाइए, अब आपकी शिक्षा, अब यहाँ नृत्य कला पूरी हो गई। अचानक अब क्या हुआ, जब ये घर आए तो इनका मन्नत जो पिताजी ने मांगा था वो तो अब खुश हो गए। तुरंत बजरंगबली को जाकर 1.25 रुपए के लड्डू चढ़ाया। अब खुश होने के बाद क्या हुआ, अब कुछ समय बीता। एक बार पंडित बिरजू महाराज के पिताजी को आमंत्रण आया कथक नृत्य के लिए। और जब पंडित बिरजू महाराज जब घर पर रहते थे तो इन्होंने अपना एक दोस्त बना लिया था, और वो दोस्त के साथ ही अपने भी नाचते थे और दोस्त को भी साथ में नचाते थे। और ये दोनों को शिक्षा देते थे पंडित बिरजू महाराज के पिताजी। अब जब पंडित बिरजू महाराज को आमंत्रण आया तो अपने साथ पंडित बिरजू महाराज को ले गए और पंडित बिरजू महाराज के दोस्त को भी ले गए, दोनों को ले गए। जब वहां गए, वहां इन्होंने अपना नृत्य प्रस्तुत किया तो वहां इतने लोग खुश हुए कि उन्हें काफी पैसा मिलने लगा। जब उन्हें पैसा मिलने लगा तो पैसा जब मिलने लगा तो क्या हुआ, जब ये पैसा इनको मिल रहा था तो इनके पिताजी नीचे बैठे हुए थे और सारे पैसों के बटोर रहे थे। इनके मन में आया मेहनत करे, हाँ माल खाए कोई दूसरा। बेचारे मन ही मन सोच रहे थे, क्योंकि मेहनत तो इनका था, इनको 1 रुपया मिलने वाला नहीं है। पैसा कौन ले रहा था, पिताजी। फिर भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, और वास्तविकता में होता भी इनके पिताजी के, क्योंकि अब ये पिताजी के धन खा रहे तो पिताजी को ही होना चाहिए। अभी इनको शिक्षा भी पूरा मिलेगा तब ना ये अपना धन कमाना शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, ये तो बात ठीक था कि भाई पैसा ले रहे थे। अब जब पूरा नृत्य हो गया, तब नृत्य होने के बाद इनके पिताजी कहते हैं कि तुमसे मैं 500 रुपया लूंगा, और तब 500 रुपया लेने के बाद मैं तुम्हें गंडा दूंगा। गंडा मतलब होता है सर्टिफिकेट। आज हमारे यहाँ लोग गोईठा को गंडा कहता नहीं, सर्टिफिकेट होता है। और इन्होंने कहा 500 रुपये देगा तब देंगे। अब पंडित बिरजू महाराज सोचे 500 रुपया उस जमाने में बहुत बड़ा पैसा था। जैसे आज 5 लाख वैसे पहले 500। अब जब इन्होंने ऐसा सुना भाई, तो अब इनके मन में आया इतना छोटा ये 500 रुपया कहाँ से लाएगा। लेकिन फिर भी इन्होंने मेहनत करके जहां कहीं जाकर अपने पैसों में से, पिताजी के आमंत्रण से ही जाकर पैसों में से काट कर 500 रुपया दिया और अपने पिता से सर्टिफिकेट लिया। अब क्या हुआ, अब जब सर्टिफिकेट ले लिया तो अब इनके मन में आया कि चलो मैं अब नृत्य सीख लिया, अब मैं पैसा कमाऊंगा और हमारे साथ साथ हमारे पिताजी भी पैसा कमाएंगे, और जब हम दोनों कमाएंगे तो हमारा घर बहुत अच्छे से चलेगा। इन्होंने मन में यह सोचा, और जैसे इन्होंने ये मन में सोचा था, संयोगवश ऐसा हुआ कि अचानक पंडित बिरजू महाराज के पिताजी का निधन हो गया। ये मृत्यु इनको प्राप्त हो गई, ये मर गए। अब बेचारे इन्होंने सोचा क्या हो गया, क्या इन्होंने सोचा था कि मिलकर कमाएंगे तो पैसा बढ़ेगा, लेकिन अंततः हुआ ऐसा कि इनके पिताजी ही चल बसे। और चल बसे भी ऐसे समय में कि इनके पास घर में 1 कौड़ी मतलब 1 रुपया भी पैसा नहीं था। ऐसे समय में गए। और सबसे बड़ी बात रहा अब संस्कार की, कि अब भाई इन्हें जब ये मर गए तो हमारे समाज में कहा जाता है इन्हें संस्कार करना होगा, जलाना होगा, कफन देना होगा, भोज वगैरह कराना होगा। इनके लिए भी इनके पास 1 रुपया नहीं था इनके घर में। लेकिन क्या किए, पंडित बिरजू महाराज ने हार नहीं माना। इन्होंने कुछ दुकानों से कर्ज लिया, कुछ लोगों से लिया, कुछ समाज में रहने वाले आपस के लोगों से, अपने चाचा से, अपने परिवार से लिया, और जैसे तैसे करके अपने पिता के कर्मों को किया। जब इनके पिताजी चल बसे तो इनकी जो माता जी जो थी पंडित बिरजू महाराज के, वो बेचारी पति के शोक में दिन रात रोती रहती थी और बीमार भी हो गई थी। बीमार भी हो गई थी। कौन हो गई थी? पंडित बिरजू महाराज की माता जी। किसके लिए? पति शोक में। क्योंकि भाई आजकल की स्त्री की सबसे बड़ा शोक होती है पति शोक। अगर किसी भी स्त्री का पति का निधन हो जाता है तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और यही बात इनके साथ हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, ये तो ठीक था। अब बेचारी ये बूढ़ी सी हो गई थी, धीरे धीरे इनका उम्र समाप्ति ये मतलब ढलते जा रहा था। अब इनके मन में आया, समाज के लोग कहते हैं कि ऐसा करो कि तुम भी बीमार पड़ी जा रही हो, तुम पंडित बिरजू महाराज को अपने जीते जी शादी ब्याह करा दो। अब पंडित बिरजू महाराज की माँ एकाएक उठी
और सीधे पंडित बिरजू महाराज के पास गई और उन्हें बोली कि बेटा अब मैं तुम्हें शादी करूंगा, क्योंकि मैं जीते जी तुम्हारा शादी करके देखना चाहता हूं और मैं लड़की पहले से ढूंढ चुका हूं। अब पंडित बिरजू महाराज अपनी माता जी को कहते हैं, माता जी आपको समझ में आता है मैं अभी कितना कर्ज में हम लोग डूबे हुए हैं, अभी ऐसा समय आया हुआ है कि हम लोग का घर भी गरीबी रखा सकता है, क्योंकि भाई वास्तविकता बात था इनके पास पैसा नहीं था, पिताजी के संस्कार किए थे, पैसा कर्ज नहीं चुकाए थे, और अगर अब शादी ब्याह की बात होगी तो उसमें भी पैसा की खर्च होती है, और अब पैसा देगा कौन? जिस व्यक्ति से आप एक बार कर्ज लीजिएगा दोबारा कोई देगा? नहीं देगा। अब इसकी भी बात उसी तरह था। अब इन्होंने सोचा कि माता जी को बहुत समझाया बुझाया ऐसी ऐसी बात है, लेकिन माता जी अपने जिद पर अड़ गई, और भाई माता जी की बात को पंडित बिरजू महाराज टाल नहीं सकते थे, क्योंकि पंडित बिरजू महाराज अपनी माता को सबसे पहला गुरु मानते थे, और सबसे इनका कहना था कि इन्हें अपनी माता को ये पूजते थे पूरी तरह से। अब भाई बात तो ऐसा था तो अब इन्हें करना ही पड़ेगा। अब जब क्या होता है, जब ये धीरे धीरे माता जी अब इन पर प्रकोप ज्यादा डालने लगे, अब इन्हें भी लगा कि नहीं माता जी की बात को टाला नहीं जा सकता है, तब इन्होंने माता जी से कहा ठीक है करवा दी जाए, कोई बात कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो गया, अब पंडित बिरजू महाराज की शादी हो गई। जब इनका शादी हो गया तब क्या हुआ, अब समय बीतने लगा, और बीतने के साथ साथ कहता है कि जब जैसे ही इनकी विवाह हुई, इनके घर में लक्ष्मी आई, तो इन्हें प्रोग्राम काफी ज्यादा मिलने लगा। आज शादी हुआ और 2-4 दिन के बाद एक प्रोग्राम मिला, और प्रोग्राम मिला जिसमें ये जब गए और जब वहां प्रोग्राम करना शुरू किया तो पैसों की इतना बारिश हुई कि लाख लाख रुपए मिले, और जब ये पैसा मिला तो आकर सबसे पहले अपने पूरे कर्ज को क्या कर दिया, चुका दिया। अब इन्हें प्रोग्राम की लाइनें लग गई, अब इनके जीवन में प्रोग्राम की कोई कमी नहीं रही। अब ये प्रोग्राम इतना करने लगे कि अब इन्हें धीरे धीरे लोगों की अब ये प्रसिद्ध हो गए, अब ये मशहूर हो गए। अब जब मशहूर हो गए तब इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे समय बीतते गया, जब उम्र दो ये वक्त बदलते गया, 2000 ईस्वी से पार करते गए, तो इन्होंने जगह जगह पर जहां जहां इन्होंने अपना नृत्य दिखाना शुरू किया, वहां वहां जिस जगह पे लोगों को सिखाते थे, अपने शिष्य को एक एक डांस म्यूजिक खोलवाना शुरू करवा दिया। मतलब सभी छात्र को जो इनके से पढ़ता था, इनके शिष्य जो था, उनको एक एक डांस म्यूजिक खोलवा के, डांस एकेडमी खोलवा के उन्हें चलाने के लिए दे दिया कि लो अब तुम इसे चलाओ। सब लोग अपने अपने, पहला इन्होंने रोजगार भी दिया अपने शिष्य को, और अपने म्यूजिक को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा कदम भी उठाया। अब धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लगे, और जब ये आगे बढ़ने लगे तो ये सब अपने अपने शिष्य को सिखाते थे, और उस शिष्य को कहते थे जाओ तुम्हें मैं एक एकेडमी खोल कर दे रहा हूं, जाओ तुम इसे चलाना और तुम अपना पैसा कमाना। रोजगार भी दे दिया इन्होंने। और उसी शिष्या में से एक शिष्या थी जिसका नाम था रश्मि वाजपेयी, और यही रश्मि वाजपेयी ने, जब इन जीवन में इतना आगे बढ़ गए, जब लखनऊ में नवाब साहब हो गए, पंडित बिरजू महाराज नवाब हो गए, तब एक दिन रश्मि वाजपेयी इनके घर गए और इनसे पूछे कि पंडित बिरजू महाराज बताइए, आप अपने जीवन के बारे में बताइए, और तब ये सारी बातें बताते हैं। ठीक है, ये रहा आपका संक्षिप्त सारांश, जीत जीत में निरखत हो पंडित बिरजू महाराज का। उम्मीद है आप इसे सुने होंगे तो आपके दिमाग में होगा, और आपसे प्रश्न भी इसका करवाया जाएगा, वो अगले बार करवाया जाएगा, और इसे ध्यान में रखिएगा, मैं बताऊंगा। बाकी अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा लीजिए, ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास फट से पहुंचे। मैं 10वीं 12वीं का VVI टॉपिक आपको डालता रहूंगा। ठीक है, बाकी फिर बाद में पढ़ेंगे छोटे, बाकी अगले बार मिलते हैं।